बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज आप लोगों का नम्स का जो पेपर हुआ है एंटी टेस्ट का, हम लोग उस पेपर की जो है ना वो डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी राइट नाउ। और बड़ी मुश्किल से कुछ जो ओरिजिनल पेपर, अथेंटिक ओरिजिनल पेपर मेरे हाथ में आया है, तो सोचा मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उसकी डिस्कशन अगर करवा दें तो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा पेपर। कंपैरेटिवली जो मुझे बाकी पोर्शंस का तो नहीं पता, बट केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान है, सवाए दो एक या हार्डली 3 से 4 सवाल जिस पर शायद आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचना पड़ता हो। अदरवाइज़ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो हमारी रेंज पे हैं। तो आइए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे वो कहता है जी कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेल्ट बिलो। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कंपैरेटिवली तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में से सबसे लोवेस्ट होता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके अंदर ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और ये जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, चूँकि ये रिलेटिवली हमारे पास वीक फोर्सेस होती हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई हाई रेंज पर जाने वाला है नहीं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसी भी मिलती हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वो मेल्ट हो जाती हैं, बट जनरली ये इसके बारे में राय रखी जाती है कि ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम इनके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना वो आपको रेंज करते हुए दिखाई देंगे। सो इस बिहाव के ऊपर आपको बीटा ऑप्शन जो है ना वो इसमें सबसे बेहतरीन आंसर होता है। 300 से ज़्यादा ये एक्सीड करते नहीं हैं, सो 280 बिलो जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। हाउ मच हैवियर द हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। इनिशियली हम लोग थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि यार एटम के मास को क्यों इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करने लग पड़े भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है ना ये हमारे पास इक्वल टू प्रोटॉन होता है, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन आपके पास आ जाएगा। और जब हम लोग कह रहे हैं कि ये इक्वल टू दी प्रोटॉन है, तो जितने गुना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होगा उतने गुना ही हाइड्रोजन का एटम भी होगा। सो इस बिहाव के ऊपर आपके पास यहाँ पर 1837 बनेगा। हमारी बुक्स के अंदर जो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कंपैरिजन में लिखा हुआ है वो 1836 लिखा हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज के अंदर आपके पास आ रहा है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नंबर 33, ये इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज़ है तो वैसे ऊपर वाला भी इंफॉर्मेटिव था, बट आप लोगों के पास द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एट दिस टेम्परेचर। ओजोन की डीकम्पोजिशन करवानी है और हमारे पास ये किताब का पॉइंट है दैट इज़ 10⁵55। ठीक है। और इसकी रीज़न भी हम लोग जानते हैं कि चूँकि ओजोन हाईली अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ये हमारे पास डीकम्पोज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी O2 और प्लस आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी बैलेंस किया जा सकता है, और अगर यूँ नहीं लिखना तो इसके लिए एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप इस जगह के ऊपर 2 मोल्स ऑफ ओजोन लिखकर 2 मोल्स ऑफ ओजोन लिखकर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाली साइड पर आ जाए। सो ये हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है। फिर देखेंगे नंबर 34। वो कहता है सर कि कीवर्ड ये है कि आ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द ए एंड थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द बी। तो अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर ये और विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑर्डर ये ए के रेफरेंस से है, तो ओवरऑल जो आपके पास फिर केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी दैट इज़ द
चार्ली। ठीक है, ये भी सिंपल एमसीक्यूज है, मुश्किल नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू क्लैरिफाई। जी तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है 35। फॉर अ रिएक्शन ए गोज टू द प्रोडक्ट वाली साइड पर हम जाते हैं। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल देन द प्रोडक्ट इंक्रीजेज 4 टाइम्स। असल में इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए कि कंसनट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो आप लोगों के पास 4 गुना बढ़ जाता है। इसको हम इस सिनेरियो में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, तो मीन टू से कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी ही स्पीड से डिक्रीज़ करेगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी ही स्पीड से जो है ना वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। सो इस सिनेरियो में अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने से 4 टाइम अगर आ रहा है तो 4 टाइम आप लोगों के पास ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में वो आ जाएगा। तो 35 में सी ऑप्शन आपके पास राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और उसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन तो सेकंड मोस्ट इनर्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है और जो सेकंड मोस्ट इनर्ट होगा वो अपने आप तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसको तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर आपके पास यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन है तो हीट जब तक नहीं देंगे डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो सकता। पीछे आप लोगों के पास एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है और हमारे पास बर्निंग ऑफ पेपर है। तो अगर हम जनरली कहते तो हैं कि बर्निंग या कंबस्टन जो होती हैं ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से मैंने प्रायोरिटी देनी हो तो मैं एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसमें से अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो इसमें 36 में बीटा ऑप्शन आपके पास आएगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, सिलेक्ट दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमंग दी फॉलोइंग्स। इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ढूंढना है जिसमें से हीट निकल रही हो। तो आपके पास यहाँ पर थर्मल कंपोजिशन ऑफ P2O5 है, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रिक ऑक्साइड है, बर्निंग ऑफ मीथेन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डाउटफुल है, ये आप लोगों के पास यहाँ पर बर्निंग ऑफ मीथेन है। ठीक है, तो इस 37 में हमारे पास हीट ऑफ कंबस्शन आएगी। में हम मीथेन के रिएक्शंस में ये बात पढ़ते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होती है। 38 कंपैरेटिवली आसान है, ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरीन इन HClO2। तो अगर आप HClO2 में जाते हैं तो ये जो आपके पास क्लोरीन होगी ना ये +3 में होगी। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो -2 में है तो 2 ऑक्सीजन -4 में हुई, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज हुआ तो क्लोरीन +3 में हमारे पास आ जाएगी। फिर देखिए बच्चों, आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में से बॉन्ड ऑर्डर आया है जो कि बेसिकली MOT में आप ख़ास तौर पर पढ़ते हो। MOT की एक एप्लीकेशन है कि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो कैलकुलेट करवाती है और ये हमारे पास बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन दोनों के डिफरेंस को 2 पर तकसीम करें तो आपके पास यहाँ पर राइट आंसर जो है ना वो बन जाएगा। सो इट इज़ द चार्ली ऑप्शन। half of the difference between the number of electron in bonding and anti-bonding electrons। ये MOT के अंदर से जो है ना उसने आर्टिकल में से ये MCQs आपके लिए बनाया है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये ना पहला वो सवाल है जिसको मैं थोड़ा रैंक कर रहा हूँ इस सेंस में कि ये हमारे लिए ना थोड़ा सा डिबेटेबल है, मतलब ये इतनी जल्दी गेस किया जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा टफ टाइम इसने आज दिया भी हो। अगर आप इसमें डी ऑप्शन को देखेंगे ना, डी ऑप्शन में, तो उसमें आप लोगों के पास कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन क्लोरीन। तो ईच बॉन्ड जो है ना इसके अंदर, ईच बॉन्ड उसकी डाइपोल मोमेंट जो है ना वो ज़ीरो नहीं है, सारे के सारे पोलर हैं। लेकिन जब नेट डाइपोल मोमेंट इसकी मैं देखूंगा तो नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास ज़ीरो निकल आएगी, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर अगर इसमें आपके पास चार्ली ऑप्शन को देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम यही सिनेरियो है कि जो ईच डाइपोल मोमेंट है ना बॉन्ड की, वो आपके पास ज़ीरो नहीं है, वो 0.82 डिबाई है। इधर भी आपके पास 0.82 डिबाई है। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा कि इसकी नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लें तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना वो आप लोगों के पास ज़ीरो होगी। तो बॉन्ड पोलर है बट मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। सो इस सिनेरियो में ये डेल्टा और चार्ली तो नहीं हो सकते। लेकिन इस अल्फा और बीटा में मैच पड़ता है थोड़ा सा, बिल्कुल वैसा ही मैच पड़ता है जैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़ा। बट फ़िलहाल हम मैच वाली साइड पे नहीं जाते क्योंकि वो एक अलहदा दुखती हुई स्टोरी है। हमारे पास यहाँ पर अगर आप मेथनॉल को देखेंगे तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये आपके पास हाइड्रोजन ऐसे। और अगर आप अल्फ़ा को देखेंगे, या अगर तरतीब मैंने ठीक बनाई है, आई थिंक अल्फ़ा ऑप्शन में मिथाइल क्लोराइड है, यस, तो अल्फ़ा में मिथाइल क्लोराइड है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उस मुनासबत से मैं जब पेपर में बैठा हुआ हूँ तो मुझे कोई ना कोई जवाब लाजमी तौर पर जो है ना वो यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हुए आगे की तरफ मूव करना है। अब अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इन बॉन्ड्स को देखें, इन बॉन्ड्स को, बल्कि ये हाइड्रोजन को भी मैं बना देता हूँ, तो वो आपके पास ये अल्फ़ा और बीटा का मॉलिक्यूल तो पोलर है, इसमें बॉन्ड भी आप लोगों के पास यहाँ पर पोलर है, बट देयर इज़ अ चांस कि इसमें से किसी एक को सिलेक्ट तो मुझे करना है। तो मेरे लिए कंफर्म जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर, बल्कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन, ये जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना तो किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और CH का ये बॉन्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा पोलर कंसीडर किया जा सकता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इसको पोलर कंसीडर किया जा सकता है। जबकि अल्फ़ा ऑप्शन में अगर मैं जाऊं तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से। तो ये आपके पास सिर्फ इस कार्बन के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये कार्बन इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर मैं इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कंपैरिजन करूं अल्फ़ा और बीटा में, तो ये जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मिथाइल क्लोराइड के अंदर पाया जाता है ना, ये कंपैरेटिवली आपके पास मेथनॉल के मुकाबले में लेस पोलर, वीकली पोलर या ऑलमोस्ट नॉन पोलर जो है ना वो कंसीडर किया जा सकता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस MCQs का राइट ऑप्शन अल्फ़ा। मुझे ये नहीं पता कि नम्स ने क्या की बनाई है या क्या की उसकी बनेगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो सवाल भी यहाँ पर मैं आप साथ डिस्कस करूँ उसका जितना अप्रोक्सीमेट लॉजिक कॉन्सेप्ट वाइज बन सकता है हम लोग लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। 41 देखेंगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल गिव ऑयली लेयर ऑन हीटिंग। तो लुकास टेस्ट हमारे पास आ गया है। ऑन हीटिंग में प्राइमरी अल्कोहल जो है ना वो होती है, अल्फ़ा आपके पास टर्शरी है, बीटा आप लोगों के पास यहाँ पर अल्फ़ा सेकेंडरी है, बीटा आप लोगों के पास यहाँ पर जो है ना वो टर्शरी अल्कोहल बन सकती है, चार्ली आपके पास सेकेंडरी है, तो डेल्टा ही है जो प्राइमरी अल्कोहल होगी। तो ड्यू टू इट्स प्राइमरी नेचर या अल्कोहल का प्राइमरी इन दी नेचर होना इसको ये गाइड करेगा इस सेंस में। डेल्टा ऑप्शन 41। 42 इंफॉर्मेशन है आपके पास। फॉर्मलिन मिक्सर हम जानते हैं कि वो हमारे पास ये फर्स्ट कंपोजिशन में आएगा, अल्फा इज द राइट आंसर। 43 में पॉलीमराइजेशन ऑफ these two compounds, polymerization of फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे आप एक से मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे से पैराल्डिहाइड बनाते हैं, ये हमारे पास प्रोसीड करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बुक की लाइन है, कैटालिस्ट है, तो ये डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। वैसे अगर इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि वो जो पैराल्डिहाइड है या आप लोगों के पास दूसरा जो पॉलीमर है, इनके आयुपैक नेम क्या हमारे पास हो सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास यही क्वेश्चन तो उसका राइट आंसर ही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज द कार्बन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट ऑप्शन। हम लोग कहते हैं अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास तमाम फैमिलीज़ के अंदर आप कार्बन एटम्स को बराबर कर दें, तो कार्बन एटम बराबर करने पर हमारे पास यहाँ उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये हाईएस्ट होंगे, और उसकी मेन वजह कि इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के पीछे वजह आपके पास यहाँ पर वो मैक्सिमम पोलर इन दी नेचर होते हैं। Carboxylic acids react with the metal carbonates and a colorless gas is evolved, that is the carbon dioxide। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के अंदर भी जो है ना ये फीचर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर देखो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद 2,2-डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। पहले यहीं पर मैं अगर पेपर में हूँ ना तो मैं यहीं पर ही जो है ना वो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लूँ। ये आप लोगों के पास प्रोपानोइक एसिड बना, एक मिथाइल आपके पास यहाँ आ गया ऐसे, और एक मिथाइल आपके पास आ गया यहाँ पर ऐसे, और ये आपके पास इधर आ गया। ये है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। और एस्टर बनाना हम लोगों ने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने जब एस्टर बनवाना है तो हमारे पास 2,2-डाइमिथाइल है या 3,3-डाइमिथाइल है या 4,4-डाइमिथाइल है हमारी बला से, क्योंकि एस्टर बनाने में तो सिर्फ ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ही जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। और अगर वो इन्वॉल्व होता है प्यारे बच्चों, तो ये बनाने के लिए आपको दूसरा रिएक्टेंट अल्कोहल्स चाहिए, तो एथेनॉल इज द राइट ऑप्शन। 46 में चार्ली। ठीक है जी, ओके जी बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो MCQs आता है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम फॉर्मिंग 25 to 35 ऑफ द बॉडी प्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 25 to 35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स होती हैं ना, ये अगर हम लोगों ने यहाँ पर जनरली देखना हो, है तो ये प्योर बायोलॉजी क्वेश्चन, लेकिन चलिए अब हमारे पेपर में आया है तो इसको थोड़ा बहुत तो एंटरटेन करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि ये जो आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू के लिहाज से ना, तो ये हमारे पास कोलेजन जो प्रोटीन्स होती हैं ना उनके साथ इनका कोई रिलेशन जो है ना वो डेवलप होता है कोलेजन के साथ। ठीक है, और अगर मैं कोलेजन की क्लास यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज,
जो कोलेजन होती हैं ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स के अंदर जो है ना वो फॉल करेंगी, सिंपल प्रोटीन्स के अंदर फॉल करती हैं। सो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर जो है वो सिंपल प्रोटीन्स होगा। बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो 47 में हमारे पास बीटा। ओके 48 में अगर हम आएंगे तो हम लोग कहते हैं कि सर इसमें एमसीक्यूज़ है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास जो है ना वो कोलेजन आएगा। अगेन इंफॉर्मेशन है, और मेरा ख्याल है बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चंस ने आपको कतन जो है ना वो परेशान नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी बायोलॉजी या इस डिटेल की बायोलॉजी तो आप जनरली एमडी कैट में पढ़ भी लेते हैं। फिर देखिए, इन ह्यूमन बॉडी द फेरेटिन इज़ यूज टू स्टोर द आयरन। चार्ली ऑप्शन है। 48 में हमारे पास चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 49 में हमारे पास ये चार्ली ऑप्शन आ जाता है। ये जो 50 एमसीक्यूज़ है ना ये पास पेपर्स का है, पास पेपर का, और इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली है, चार्ली। एंड अगेन ये आप लोगों के पास यहाँ पर इंफॉर्मेटिव है। फिर हमारे पास जो 51 है, प्रेडिक्ट द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें जो आपके पास हाईएस्ट होगा ना, ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। हाईएस्ट जो होगा वो आपके पास यहाँ पर आर्गोन होगा, ये तो निकल जाएगा। और आर्गोन के बाद फास्फोरस होगा, ये भी निकल जाएगा हाफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। पीछे कंपटीशन बचा ए और चार्ली का, तो हमारे पास यहाँ पर जो चार्ली है ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करने वाला आपके पास एलिमेंट है, और ये सेकंड है। तो आपके पास नॉन मेटल है, ये मेटल है। मेटल्स के अंदर टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन अच्छी होती है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो 51 में अल्फा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, फिर वो कहता है सिलेक्ट द ग्रुप 2 एलिमेंट्स विच हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। तो हम बखूबी जानते हैं कि टॉप टू द बॉटम हमारे पास रेडियस इंक्रीज़ करता है। तो जनरली हम ये जानते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर जब आप मूव करते हैं ना, तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है ना वो टॉप टू द बॉटम इंक्रीज़ करता है, टॉप टू द बॉटम इंक्रीज़ करता है। अब ये डेटाबेस क्वेश्चन है, और इसके लिए यूजुअली जो बच्चे लोग डाटा क्रॉस चेक करते हैं, उस क्रॉस चेक में किताबों में कहीं ना कहीं पर जो है ना वो डिफरेंस भी पाया जाता है, कहीं ना कहीं पर ट्रेंड का भी इशू होता है। जैसे मैं अगर आपको जनरली कहूँ कि पीटीबी की किताब के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन अलग है, फेडरल की किताब के अंदर इन्फॉर्मेशन टोटली मुख्तलिफ है। तो हम लोग जो एक अथेंटिक सोर्स से इस डाटा को वेरीफाई करते हैं ना, तो बेरिलियम जो होता है ना ये आपके पास 105 पिकोमीटर होता है। फिर आपके पास ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये हमारे पास 180 पिकोमीटर के अंदर फॉल करता है। ये जो बेरियम है ना, बेरियम आप लोगों के पास यहाँ पर 215 के अंदर फॉल करता है। जबकि स्ट्रोंशियम है ना, स्ट्रोंशियम ये आपके पास यहाँ पर 200 पिकोमीटर के अंदर फॉल करता है। और अगर इस डाटा को जो कि मुख्तलिफ सोर्सेस से वेरीफाई करके मैंने ये इसको चेक किया है, तो इस मुनासबत से अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है ना वो चार्ली बन जाएगा। इन 4 एलिमेंट्स में से ये आपके पास चार्ली इज़ द राइट आंसर। और इसी तरीके से लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये सवाल आया 53 में। तो इनमें आपके पास ज़ाहिर सी बात है कि जब साइज़ बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ने से इनका जो मेटालिक बॉन्ड है ना वो हमारे पास वीक हो जाएगा, और मेटालिक बॉन्ड के वीक हो जाने की वजह से हम ये कहेंगे कि हमारे पास इनकी फोर्सेस वीक होंगी। तो टॉप टू द बॉटम यूजुअली जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करते हैं। तो जो लोवेस्ट कैटेगरी आएगी अल्कली मेटल्स हैं टॉप टू द बॉटम, साइज़ बढ़ने की वजह से ये इनकी
वैल्यू कम होती जाएगी, तो 53 में डेल्टा राइट आंसर है। जी बच्चों, 54 क्वेश्चन भी आप लोगों के पास कुछ ऐसा ही है जिसके ऊपर डिबेट, कन्फ्यूजन या वो आपको डॉज करने का फुल बाय फुल जो है ना वो प्लान रख सकता है इस सवाल के ऊपर भी। अगर आप इसको गौर से देखें तो वो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तरफ मेरे पास 2 पेंटानोन है और एक तरफ मेरे पास 3 पेंटानोन है, आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये अगर हम जनरली पहले बात करें तो टॉटोमेरिज्म को तो नहीं, फंक्शनल में भी नहीं हो सकती हैं, पोजीशन और मेटा में बड़ा क्लोज मैच होता है। आपके पास यहाँ पर जितने भी कीटोन्स होते हैं ना उनके पोजीशनल आइसोमर्स को हम इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं मेटा के। अगर कहीं पर ये ऑप्शन बनी होती कि बोथ पोजीशनल एज वेल एज मेटा, तो वो मेरा ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है और बच्चा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होगा, परेशान होगा कि किसको क्या जो है ना वो रैंक देना चाहिए। तो मैं अक्सर बच्चों को क्लास में ये कहता होता हूँ कि कीटोन्स जब भी इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करे तो आप इसको पोजीशनल आइसोमेरिज्म के ऊपर प्रायोरिटी दें। उसकी वजह ये है कि यूजुअली जो मेटामर्स होते हैं ना, मेटामर्स होते हैं ये आप लोगों के पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन चेन को चेंज करते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन को चेंज नहीं करते। तो ये जो आपके पास यहाँ पर मेटामर्स कीटोन के केस में बन रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पर कार्बन की चेन को अराउंड द फंक्शनल ग्रुप चेंज करने के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन को भी तब्दील कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग ज़्यादा वेटेज फिर इनको पोजिशनल के सेंस में दे देते हैं, मेटा में लेस प्रायोरिटी देते हैं। बट आपके पास ऑन दी होल ये दोनों के दोनों ही कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, द 55th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें शो करेगा, कौन शो कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपने शो करवानी है किसी भी कंपाउंड से तो उस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी या कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है। और कायरल कार्बन की निशानी ये होती है कि उसके अंदर ना हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे कार्बन, एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो कि हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप से जो है ना वो अटैच हो। सो इसमें कायरलिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो जो इमीडिएटली देखते ही दिमाग में फ़ौरन से क्लिक होता ना कि भाई इनमें तो चांस नहीं है, वो आपके पास अल्फ़ा और इधर से ये चार्ली है। इनके आप स्ट्रक्चर्स बनाकर देखें तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई ये आप लोगों के पास ना यहाँ पर सारे के सारे जो है ना वो कार्बन एटम उनमें कोई ना कोई सिमिलर ग्रुप अटैच होना मस्ट हुआ है। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर 2,2 डाईहाइड्रोक्सी है और प्रोपानोइक एसिड है, तो ये आपके पास CH3 है और इसी के ऊपर OH ग्रुप लग गया, इसी के ऊपर OH ग्रुप लग गया और यहाँ पर आपके पास COOH आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कार्बन जो है वो 2 आइडेंटिकल ग्रुप कंटेन कर रहा है, ये कार्बन 3 आइडेंटिकल कंटेन कर रहा है, तो इसमें तो नहीं हो सकता। सेम ब्यूटानोइक एसिड में भी 4 कार्बन वाला एसिड आप इनका स्ट्रक्चर बनाकर देखो तो CH3, CH2, CH2 एंड COOH, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। अब पीछे मैच पड़ गया है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड और आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। सर ये जो आपके पास मैच पड़ा ना ये हमें पेपर में भी और नम्स वालों को भी परेशान करेगा। डेल्टा में जो एसिड है ना इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड में CH3, COH और इधर H और इधर COOH। तो यस इसमें कायरल कार्बन है और मुझे 100% इंश्योर है कि जैसे ही बच्चों ने लैक्टिक एसिड बनाया होगा तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल उन्होंने बेधड़क फ़ौरन इमीडिएटली इसको टिक करके ना तो काम ख़त्म कर दिया होगा कि लो जी ये है।
बट आपके पास ना यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है ना उसमें भी कुछ गड़बड़ है। इसको हम लोग नाम देते हैं, कॉमन नेम इसका है मैलिक एसिड। मैलिक, एक होता है मैलिक, वो अनसैचुरेटेड है, ये मैलिक एसिड है। और इसमें ना आप लोगों के पास कुछ यूँ होता है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको अगर मैं नंबर 2 कर दूँ, 1 कर दूँ, ये नंबर 2 हुआ, और इस जगह पर आपके पास आ जाएगा OH ग्रुप, और साथ में आपके पास एक H आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास CH2, और इधर आ जाएगा आपके पास COOH। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड हमारे पास है, और उसमें ये कार्बन भी हमारे पास कायरल कार्बन है। और अगर ये कार्बन भी कायरल है तो इसका मतलब है इस MCQs के 2 ऑप्शंस ठीक होंगे, बीटा भी और डेल्टा भी। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे पास करेक्ट आंसर बनते हैं। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास ये करेक्ट आंसर इस 55 MCQs का, उनको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, या जिसने बी लगाया बी करेक्ट, जिसने डी लगाया उसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में वी नो वेरी वेल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। एसिटाइलिन रिएक्ट विद दी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले में मार्कोनिकोव रूल नहीं बनता, फॉलो होता, दूसरे में फॉलो होता है, और 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, जिसको हम लोग जेमिनल डाई हेलाइड्स का नाम देते हैं। बीटा इज द राइट आंसर। 1,1 डाई ब्रोमो इथेन आप लोगों के पास इसका जेमिनल डाई हेलाइड्स बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन की कैटेगरी में आएगा। फिर हमारे पास 58 देखो बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज, तो अल्कीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, देन आपके पास अल्काइंस हैं, और देन आपके पास अल्केन्स हैं। जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर सिंपल आपके पास यहाँ पर बनेगा। racemic mixture of formed in SN1, what do you mean by the racemic mixture? आप ये जनरली पढ़ते हो कि हमारे पास यहाँ पर 50% बनता है रिटेंशन ज्योमेट्री इन SN1, और आपके पास 50% बनता है यहाँ पर इन्वर्जन ज्योमेट्री। और आपके पास जब 50-50% ये दोनों ज्योमेट्रीज बन रही हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक ये थी कि SN1 रिएक्शन के अंदर मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और इस मिथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास है। और हम जानते हैं कि जब कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज हो तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो p ऑर्बिटल होगा ना वो अनहाइब्रिड होगा, और जैसे ही ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा तो इसका ये डंबल शेप, ये बाई लूप जो है ना वो हमारे पास बन जाता है। और हम लोग कहते हैं भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अब आप लोगों के पास इस साइड से भी अटैक कर सकता है, और आपके पास यहाँ पर वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है। और जब आपके पास ये दोनों साइड से अटैक करने का ऑप्शन जनरेट होता है तो 50% रिटेंशन और इन्वर्जन वाली कहानी जो है ना वो हमारे पास डेवलप हो जाती है। और अगर ये 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है तो ऐसे मिक्सर को रैसमिक मिक्सर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी, दूसरी लीवो रोटेटरी भी, तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करेंगे, और इफ़ेक्ट नलीफाई करने के बाद जो मिक्सर बनेगा वो रैसमिक मिक्सर कहलाएगा। सो बीटा इज द राइट आंसर। The order of reactivity of alcohol with respect to the CO bond cleavage, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है सर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड स्टेबल rate of reaction, ease of reaction in the organic chemistry is directly proportional to the stability of the carbocation। तो 60 का अल्फा ऑप्शन बन जाएगा।
61 भी अच्छा सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही है आप लोगों के पास। इसमें 40 ग्राम NaOH यानी कि 1 मोल, ठीक है, और 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाफ मोल। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड का हाफ मोल होगा तो ये मुझे 1 मोल हाइड्रोजन आयन देगा, और ये तो है ही 1 मोल, तो ये मुझे 1 मोल OH आयन देगा। तो आपके पास पानी के मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे, 1 मोल। और अगर पानी का 1 मोल बना है, सो करेक्ट आंसर इज अल्फा एवोगाड्रोस नंबर। The number of electrons in a subshells can be calculated by 2 into 2l plus 1। इसको अक्सर बेशतर मैं कहता हूँ कि 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सबशेल। तो ये फार्मूला बनाकर आपके पास डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखें जी कि आपके पास नेक्स्ट में कि अगर 5d इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं फील्ड, तो फिर एंटरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट मैं बच्चों को बताया करता होता हूँ कि जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आपने ना नंबर जो होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उससे एक अगला बढ़ाना होता है, दैट इज़ द 6। और जो सबशेल है ना वो आप लोगों के पास इसके एक रिवर्स में जाना होता है, दैट इज़ दी P, यानी कि D से पहले जो P आपके पास आता है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा, दैट इज़ दी 6p चार्ली। काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट रिलेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर 3RT/2Na, रटा बेस्ड है, बीटा ऑप्शन हो जाए, ठीक है। द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज प्लाज्मा, आसान है, कोई परेशानी नहीं। और हमारे पास विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अवेपोरेशन, कौन अवेपोरेशन को कुछ नहीं कहेगा। तो आप कहते हो सर आपके पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वी नो वेरी वेल अमाउंट ऑफ लिक्विड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम जनरली पढ़ते हैं कि जो आपके पास अवेपोरेशन होती है ना, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर एज कम्पेयर टू द वाटर। तो इसमें नहीं मेरा ख्याल कोई डिबेट हमें करनी चाहिए, दैट इज़ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ईथर के अंदर चूँकि हमारे पास LDF डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं और पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट इज़ वाई आपके पास वाटर जो होगा ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कंटेन करता है। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन अ लिक्विड। सो 67 में हमारे पास अल्फा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो क्लियर कट नज़र आ रहा है, डेल्टा में होगा। बाकी तमाम के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो पॉसिबल हो सकती है। ओके बच्चों, जो आपके पास नेक्स्ट MCQs है, द सेकंड लास्ट वन, हमारे पास यहाँ पर वो कहता है द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लेटेस्ट एनर्जी। जो इमीडिएटली मतलब सवाल पढ़ते ही दो को आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए ना, वो बीटा और डेल्टा, ठीक है। जो चार्ट टू साइज रेशो है ना और आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये दोनों का रिलेशन ना लेटेस्ट एनर्जी से हमारे पास बनता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ये किसी के साथ शेयर करेंगे या की हमारे पास आती है और कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, तो कोई आर्ग्यूमेंट आपके पास जो है ना वो बड़ा वैलिड और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास की अभी तक नहीं पहुंची है, ये मेरी एक पर्सनल राय है। इन सवालों के अंदर ये इनके जवाबात होने चाहिए।
अब वो की कितनी इससे डिफरेंट होती है और उसके पीछे क्या लॉजिक होती है या कोई इससे कैसे कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, वो जब सामने आएंगी चीज़ें तो फिर डिबेट हो सकती है। बट एज़ फार एज़ यू ऑल आर कंसर्न्ड, तो आपके पास ना लॉजिक होनी ज़रूर चाहिए। मैं कहता हूँ इन दोनों फैक्टर का, अल्फा और चार्ली का ना लेटिस एनर्जी का के साथ रिलेशन है, लेकिन एक रिलेशन है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रिलेशन इज नॉट इन दैट सेंस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक है इनडायरेक्ट। देखो चार्ज टू साइज रेशो जितनी ज़्यादा होती जाएगी ना, लेटेस्ट एनर्जी आप लोगों के पास उतनी ज़्यादा होगी, और लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी ना, उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर उतना मजबूत होता जाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास यहाँ पर जो लेटेस्ट एनर्जी है ना वो ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास स्ट्रेंथन होता जा रहा है, और इनमें जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती जा रही। तो ये दोनों कहीं ना कहीं पर इस लेटेस्ट एनर्जी के साथ लिंक होती ज़रूर है। और ये दूसरा तीसरा आई थिंक सवाल आ गया या तीसरा चौथा आ गया, जिसमें दो ऑप्शंस का स्टेटमेंट के साथ लिंक होता है, और ये नम्स की कह लो कि करेक्टरिस्टिक है कि उसने ये सवाल ऐसे देने होते ही हैं। इधर आपकी फिर प्रायोरिटी नॉलेज या कॉन्सेप्ट है कि आप किसको यहाँ पर प्रेफरेंस दें। तो मेरे ख्याल से या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास है वो ये है कि चार्ज टू साइज रेशो इज़ मोर क्लोज्ड टू द लेटेस्ट एनर्जी एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मजबूती है ना वो लेटेस्ट एनर्जी पर डिपेंड करती है, और लेटेस्ट एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो पर डिपेंड करता है। तो इन्फ्लुएंसिंग जो है ना वो आपके पास अल्फा होना चाहिए। ठीक है, चार्ज आपके पास जितना ज़्यादा होगा, यानी कि +1 की बजाय +2 हो, +2 की बजाय +3 हो, और आपके पास साइज़ जितना छोटा होता जाएगा ये रेशो उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ये ज़्यादा होगी वो आइंस वो कंपोनेंट उतना एक दूसरे के करीब क्लोज आने की कोशिश करेंगे, जिससे ये लेटेस्ट एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। एंड लास्ट वन, द शेप ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, नेचर ऑफ द पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल साइज। तो इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है, दैट इज़ द साइज। क्रिस्टल लेटेस्ट जो होता है ये आपके पास साइज इन्फ्लुएंसिंग है, नेचर ऑफ पार्टिकल कोई नहीं, अरेंजमेंट इन्हीं की बुनियाद पर डेवलप होनी है, साइज ऑफ यूनिट सेल्स उसका कोई लेना देना नहीं। तो क्रिस्टल लेटेस्ट जो है ये साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। होपफुली प्यारे बच्चों ये डिस्कशन आपको समझ आई होगी। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, क्यों है, क्या है, कैसे है, वो सब आप तक जो है ना वो करेक्ट पहुंचाया जाए। आज मैंने लेक्चर तो कोई और शेयर करना था आप लोगों के साथ, बट ये नम्स बीच में आया है, तो जो आपके साथ मेरे कुछ प्रोमिसेस हैं वो इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट डे आपको वो भी मैं पूरे कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इस एंटी टेस्ट ने आपको कमोबेश ये ज़रूर बताया है कि एक रश में बैठकर, एक बड़ी तादाद में बैठकर ओरिजिनल मैच को जब आप अपना फाइनल मैच जब आप लोग खेलने जाएंगे, जो कि अब आपके पास 26 अक्टूबर को होगा, तो वहाँ पर आपके पास किन किन चीज़ों की कमी बेशी है, कहाँ पर आप पैनिक होते हैं, कहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, कहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, कहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, इन सारी चीज़ों के कम्बिनेशन से आने वाला जो आपका टेस्ट है वो आपको होपफुली इम्प्रूव करने का बहुत मौका मिलेगा। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।